हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल की। लास्ट वीडियो में हमने जो हिस्ट्री के बारे में बात की थी वो गुप्त काल की बात की थी। उसके बाद आ जाता है गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल में हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश की। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसमें जो है ना एक पूरी फिल्म है एक तरह की। जो आप ये वीडियो देखोगे इसमें आपको लगेगा कि एक मूवी की तरह है बिल्कुल, जिसमें कि पहले माँ बाप होते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा भाई होता है, फिर छोटा भाई होता है, फिर उसकी बहन होती है। और जो बड़ा भाई होता है वो थोड़ा शरीफ टाइप का होता है। उसकी जो है, मतलब आपको पता है ना कि एक बड़ा भाई और छोटा भाई, उनमें से एक हीरो होता है, और जो छोटा भाई होता है वो हीरो होता है, और उसकी एक बहन होती है। तो बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बिल्कुल ही आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ही मज़ेदार मूवी की तरह है। मैं आपको बताऊंगी ये, तो इसको टिल एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं अब पुष्यभूति पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें गुप्त काल का जो मैं आपको पढ़ाया था, उसके बाद जो गुप्त काल का पतन होने के बाद अलग छोटे छोटे राज्य, आपको पता है छोटे छोटे राज्यों में बट जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये पुष्यभूति वंश भी आता है, जिसमें जो है पुष्यभूति वंश के जो वास्तविक ऐसे बताया जाता है कि पुष्यभूति वंश जो है, पुष्यभूति एक राजा था, उसके नाम से इसका जो है वंश का नाम पड़ा था, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है इनके वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने जो वास्तविक इनके संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अब यहीं से स्टोरी जो है स्टार्ट होती है। प्रभाकर वर्धन। ठीक है, पहले आपको मैं मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ कौन कौन से मूवी के एक्टर हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन जो है, इनकी एक वाइफ होती है जिनका नाम होता है यशोमती। ठीक है, ये माँ बाप होंगे। ठीक है, आगे इनके जो है एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है राज्यवर्धन। और एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है हर्षवर्धन। और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है राज्यश्री। ठीक है, सॉरी। तो इसमें जो राज्यवर्धन है वो प्रभाकर वर्धन के बाद जो है गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन के ऊपर जो है मेन हीरो जो है हमारा वो है हर्षवर्धन। ठीक है, मेन जो स्टोरी है हीरो के बारे में वो हर्षवर्धन की स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रभाकर वर्धन जो होता है ये उन्होंने उस टाइम पे क्या कर दिया होता है, आक्रमण कर दिया होता है इनके राजधानी पे, मतलब वहाँ पे आक्रमण कर दिया होता है। तो प्रभाकर वर्धन थोड़ा बीमार होता है, तो ये अपने बेटे को भेज देता है राज्यवर्धन को। ठीक है, तो राज्यवर्धन को भेज देता है, लेकिन पीछे ये प्रभाकर वर्धन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो राज्यवर्धन जो है वापस लौट आता है। तो जब तक वो आता है तब तक प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु। प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी पत्नी थी वो सती हो गई थी इन्हीं के साथ। ठीक है, सती, आपको पता है सती प्रथा क्या होती है, जिसमें हस्बैंड की जब मृत्यु हो जाती है तो पत्नी भी उसके साथ जो है सती हो जाती है, मतलब जिंदा आग में जल जाती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो है राजा कौन बना, बड़ा बेटा राज्यवर्धन ने जो है गद्दी संभाली उस टाइम पे। और इनकी जो राजधानी होती है वो थानेश्वर होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। इनकी राजधानी जो होती है वो थानेश्वर होती है, इनकी राजधानी। ठीक है, अब स्टोरी में क्या हुआ कि पिता की तो मृत्यु होगी। ठीक है, लेकिन अब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इनकी एक बहन होती है राज्यश्री। तो ये सोचते हैं कि हम राज्यश्री की क्या कर देते हैं, आप शादी कर देते हैं। तो राज्यश्री की जो है ये शादी कर देते हैं। किससे करते हैं, राज्यश्री की शादी करते हैं ग्रहवर्मन से शादी कर देते हैं राज्यश्री की, जो कि कन्नौज का राजा होता है। कहाँ का,
कन्नौज का राजा होता है। ठीक है, कन्नौज का राजा कौन होता है? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन जो है राज्य श्री का हस्बैंड बनता है। तो यहाँ तक आपको ये स्टोरी पता चली होगी कि इन दोनों को लगा कि हम अपनी बहन की क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो ये शादी कर देते हैं ग्रहवर्मन के साथ, जो कि कन्नौज का राजा होता है। ठीक है, और राज्यवर्धन जो है ये राजा तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ जितना जो हर्षवर्धन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टोरी जो है ना बहन के रिलेटेड यहाँ पे शुरू होगी। कैसे कि ये ग्रहवर्मन है, इसके दो शत्रु होते हैं, इसके दो शत्रु निकलते हैं ग्रहवर्मन के। एक तो होता है शशांक, इसका एक शत्रु निकलता है शशांक। ठीक है, जो बंगाल का राजा होता है, और एक इसका ही मित्र होता है देवगुप्त। देवगुप्त, ठीक है, देवगुप्त। तो ये दोनों जो है ये किसके शत्रु निकलते हैं? अब इन्होंने तो अपनी बहन की शादी कर दी, ठीक है, ग्रहवर्मन के साथ, लेकिन अब ग्रहवर्मन के दो शत्रु होते हैं, शशांक होता है और एक देवगुप्त होता है। दोनों ये शत्रु होते हैं। ठीक है, शशांक जो है वो बंगाल का शासक है, और शशांक का आप ये याद रखिएगा, ये वही शशांक है जिसने बोध वृक्ष को कटवाया था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें ये थे गोंड प्रदेश के राजा माने जाता था ये, मतलब गोंड प्रदेश जो है इनके अधीन था। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जाके ग्रहवर्मन पर जो है आक्रमण कर देते हैं, और ग्रहवर्मन की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ग्रहवर्मन को मार देते हैं। ठीक है, अब आगे की स्टोरी देखिएगा कैसे बनेगी। तो ग्रहवर्मन जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, जो उसकी बहन होती है, बहन को जो है बंदी बना लेते हैं ये शशांक और देवगुप्त जो होते हैं वो उसकी बहन को बंदी बना लेते हैं, और किसकी बहन को? हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन को बंदी बना लेते हैं, और उनका जो जीजा जी जो होते हैं उनकी जो है मृत्यु कर देते हैं। ठीक है, उनको मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, राज्यवर्धन को जब ये पता चलता है तो वो जाएगा बदला लेने के लिए। तो राज्यवर्धन क्या करता है कि वो बदला लेने के लिए जाता है किसके पास? शशांक के पास बदला लेने के लिए ये जाता है शशांक के पास, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक होता है। ये राज्यवर्धन को अपने उधर मतलब महल में बुला लेता है उसको, उसके बाद बुलाने के बाद धोखे से जो है राज्यवर्धन को भी मार देते हैं। तो यहाँ पे राज्यवर्धन की कहानी भी खत्म हो जाती है कि ये बदला लेने के लिए जाता है, लेकिन इसको भी मार दिया जाता है। तो अब हमारा जो है मेन हीरो आएगा, वो आएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन आएगा। अब हर्षवर्धन जो है इसको गद्दी पर बैठना पड़ता है, क्योंकि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है ये गद्दी पर बैठता है, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। तो उसके बाद क्या है, अब जो हर्षवर्धन है गद्दी पर जैसे ही बैठता है तो इसके पास क्या है, दो रीज़न होते हैं। एक तो पहला ये होता है कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। ठीक है, भाई की मृत्यु का बदला लेना। दूसरा जो था अपनी बहन को ढूंढना। तो कई बार ये ढूंढना इसलिए बोल रही हूँ कि कहा जाता है कि इनकी बहन जो देवगुप्त और शशांक के कब्जे में थी, बंदी बनाई हुई थी, ये इनके कब्जे से बाहर मतलब भाग जाती है। ठीक है, भाग जाती है, कहीं पहाड़ियों वगैरह में चली जाती है, जंगल वगैरह में चली जाती है, और वहाँ पे सती होने के बारे में सोचती है। तो ये जो होता है ये अब क्या, इसके पास जो थे दो रीजन थे, एक तो भाई की मृत्यु का बदला लेना और दूसरा था बहन को ढूंढना। तो फिर सबसे पहले क्या करता है हर्षवर्धन जो है शशांक और देवगुप्त जो है इनके जो है राज्य पर जो है आक्रमण करता है पहले, लेकिन पहले इतना ज़्यादा सफल नहीं होता है। बाद में हर्षवर्धन बहुत सारी जो है अपनी सेना इकट्ठी करता है, बहुत सारे जो है अपने में मिला लेता है, बहुत सारे जो जितने भी और ज़्यादा जितने शासन होते हैं उनको मिलाने की कोशिश करता है, फिर मजबूत बन के जो है शशांक और देवगुप्त पर आक्रमण करता है, और इन दोनों को हरा देता है, मार देता है। इनकी स्टोरी भी यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो फिर अपनी बहन को जो है ढूंढता है, लेकिन इसकी जो हेल्प करता है इस बहन को ढूंढने के लिए जो इनका मित्र होता है दिवाकर इनका जो है मित्र होता है हर्षवर्धन का। ठीक है, साथ में तो अब हीरो के साथ तो एक होता है ना उसका फ्रेंड, तो हर्षवर्धन जो है दिवाकर का मित्र होता है। ठीक है, तो दिवाकर भी जो है उसकी सहायता करता है उसकी बहन को ढूंढने के लिए। तो ये दोनों क्या करते हैं कि इसकी बहन को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर्षवर्धन की स्टोरी जो है मेन स्टार्ट होगी।
हर्षवर्धन ने क्या किया, भाई की मृत्यु का बदला भी ले लिया और अपनी बहन को भी ढूंढ लिया। अब आगे क्या होता है कि जो शशांक और देवगुप्त जो है उनको मारा था, तो उसके बाद जो है जो गोंड राज्य था वो भी किसका हो गया था, हर्षवर्धन का हो गया था। इसके बाद जो है कन्नौज, अब देखिएगा राजधानी चेंज होगी हर्षवर्धन की, पहले राजधानी थी हर्षवर्धन की थानेश्वर जो इसकी राजधानी थी, अब हो जाएगी कन्नौज। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब तो बहन अकेली रह गई होती है, तो वो कन्नौज में उसकी शादी हुई होती है ग्रहवर्मन के साथ, तो ग्रहवर्मन की तो मृत्यु हो जाती है। तो कन्नौज भी जो है वो अपने भाई को बोलती है हर्षवर्धन को बोलती है कि कन्नौज जो है अपने अधीन ले ले, हर्षवर्धन को बोलती है कि कन्नौज ले लो, तो भाई उसका बोलता है कि नहीं मैं नहीं ले सकता, ऐसे मतलब मना करता है। और उसके बाद जो है हर्षवर्धन कहता है कि कन्नौज में गद्दी पर जो है तुम ही बैठोगी, अपनी बहन को बोलता है तुम ही बैठोगी, लेकिन जो है मैं इसको अपनी राजधानी बना लूँगा। तो इसी तरह जो है कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन के अधीन मतलब राजधानी बन जाती है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो इसी तरह जो है हर्षवर्धन के बहुत ज़्यादा विशाल जो है शासन जो है उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा विशाल शासक बन जाता है। तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, जो कि फिर बाद में क्या हो गई, कन्नौज बन जाती है, बाद में कन्नौज बन जाती है, ठीक है, इतना ये याद रखना है। उसके बाद जो है गद्दी पर जो है वो अपनी बहन को ही बिठा देता है कन्नौज की। उसके बाद आप मेन इनका जो याद रखना है, यहाँ पे ये स्टोरी होगी फिनिश। तो अब ये एक मूवी की तरह ही स्टोरी थी कि पहले माता पिता, मैंने आपको बताया प्रभाकर वर्धन था, उसकी जो माता थी वो प्रभाकर वर्धन की क्या होगी, मृत्यु होगी। उसके बाद ये जो उनकी माता थी उन्होंने क्या है वो भी सती हो गई थी। उसके बाद जो बड़ा भाई था, ठीक है, उसने जो है बदला लेने की कोशिश की कि जो उनकी बहन के जो उसके जीजा के साथ किया था उसका, और लेकिन वो भी मारा जाता है। तो हर्षवर्धन जो है बदला भी लेता है और अपनी बहन को छुपा भी लेता है, ठीक है, एक मूवी की तरह। फिर उसके बाद जो है इसके जो हर्षवर्धन है इसके जो है दरबारी कवि थे, ये याद रखना बिल्कुल। दरबारी कवि कौन कौन से थे, एक तो जो है फेमस दरबारी कवि माना जाता है वो है बाणभट्ट का नाम बहुत ज़्यादा आता है, बाणभट्ट जो नाम आता है बहुत बार आता है। एक और इनके जो है कवि माने जाते हैं नागसेन, मयूर, ये इनके जो है दरबारी कवि थे, ठीक है। लेकिन फेमस नाम किसका आता है, बाणभट्ट का ही नाम आता है। और इन्होंने क्या है, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया गया था, हर्षचरित और एक कादम्बरी, ठीक है, एक कादम्बरी और एक हर्षचरित जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो ये याद रखना है आपने कि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है। उसके बाद जो आता है एक अपने ये तो हो गए दरबारी कवि। जो हर्षवर्धन था वो भी अपने आप में जो क्या था, नाटक वगैरह लिखते थे। हर्षवर्धन भी एक नाटककार था, तो ये पूछ लिया जाए तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है, ये एक नाटककार था और इसने 3 नाटक लिखे थे। फर्स्ट जो लिखा था रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 नाटक जो है हर्षवर्धन ने लिखे थे। ये एक नाटककार था बिल्कुल, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके साथ जो है इसके टाइम पे एक जो है चीनी यात्री आता है जिसका नाम होता है ह्यूनसांग, हाँ से याद रखना। हर्षवर्धन के काल में एक यात्री आता है, चीनी यात्री ह्यूनसांग, ये जो है भारत में आता है स्टडी करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के काल में आता है और ये इस जो ह्यूनसांग है इसको हेनसांग भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीनी यात्री होता है ठीक है। इनको जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, एक यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। साथ में शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इसके साथ ही नीति के पंडित भी कहा गया है, नीति के पंडित भी इनको ह्यूनसांग को कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, ठीक है। और शाक्य मुनि और नीति के पंडित भी ह्यूनसांग को कहा गया है। और ह्यूनसांग ने एक बुक लिखी थी, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी कुछ डिफरेंट सा नाम है इसलिए याद रहेगी, CU की
सी यू की नाम की एक बुक लिखी थी ह्यूनसांग ने। और ये जो थे बौद्ध धर्म को अपनाया था इन्होंने किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये, ठीक है। और जो हर्षवर्धन है इन्होंने भी बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। और जो ज़्यादातर वैसे पूछी जाती है लेकिन ज़्यादातर जो बुक्स में दी नहीं होती है, हर्षवर्धन के काल में बौद्ध धर्म की 5वीं संगति हुई थी, ये याद रखना है। बौद्ध धर्म की 5वीं संगति जो हुई थी वो बौद्ध धर्म के काल में हुई थी, हर्षवर्धन के काल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष ह्यूनसांग थे, जो कि कहाँ हुई थी? कन्नौज में, जो राजधानी थी उनकी हर्षवर्धन की, ठीक है, कन्नौज में हुई थी 5वीं बौद्ध धर्म की संगति हुई थी। तो हर्षवर्धन ने भी जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो ये जो आया था जीनी यात्री, ये 629 में आया था, 629 में जो है ये भारत में आया था, ठीक है। तो ये जो जितने भी नाटक लिखे हुए हैं हर्षवर्धन ने, ये सारे जो है संस्कृत में है। अगर पूछा जाए तो संस्कृत भाषा में है, ये सारे नाटक जो है संस्कृत भाषा में हैं बहुत सारे। ये रत्नावली तो काफ़ी प्ले किया जाता है आज भी। तो ये था, ह्यूनसांग ने एक बुक लिखी थी सीयू की, ठीक है, ये याद रहेगा, डिफरेंट नाम है। और बौद्ध धर्म को अपनाया था इन्होंने। इन्हीं को देख के जो है हर्षवर्धन भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे बौद्ध धर्म के लिए। और 5वीं संगति बौद्ध धर्म की इन्हीं के काल में हुई थी, ठीक है। और ह्यूनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है, नीति के पंडित भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके साथ ही जो है कहा जाता है कि ये अब हर्षवर्धन के इतने सारी आया, मतलब ये सब जानने के लिए। लेकिन अब हर्षवर्धन का भी तो एंड होगा ना, हर्षवर्धन कहीं ना कहीं पराजय होगा। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, इसने कहा कि मैं उत्तर की तरफ तो बहुत सारे आक्रमण करके जीत चुका हूँ, अब मैं दक्षिण की तरफ जाऊँगा, ठीक है। ये बोलता है कि मैं अब दक्षिण की तरफ जाऊँगा हर्षवर्धन। तो दक्षिण की तरफ जब ये आक्रमण करने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक जो होता है चालुक्य वंश का एक राजा होता है पुलकेशिन द्वितीय होता है, चालुक्य वंश का जो राजा होता है। तो इसके साथ युद्ध करता है कौन? हर्षवर्धन इसके साथ युद्ध करता है और हार जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन इसके साथ युद्ध करता है और हार जाता है। और इसकी हार का जो उल्लेख मिलता है वो ऐहोल के अभिलेख जो हैं, ऐहोल के अभिलेखों में इसका जो है जिक्र मिलता है। हर्षवर्धन के हार का जो जिक्र मिलता है ऐहोल के अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। जो किसने लिखे थे? रवि कीर्ति ने लिखे थे, ये लिखा था ये अभिलेख जो है ऐहोल अभिलेख, और जो कि पुलकेशिन का कवि था, ठीक है, दरबारी कवि माना जाता था पुलकेशिन का, ठीक। तो ये अभिलेख इन्होंने लिखे हुए थे। तो यहाँ पे जो है इतना ही था हर्षवर्धन की स्टोरी। और उसके बाद जो है हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 600